हेलो एवरीवन, मैं दुर्गा राठौर आप सबका यहाँ इस मंच पर स्वागत करती हूँ। हम लोग हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे थे और अब तक जो हमने पढ़ा उसमें यूरोपियों का भारत आगमन देखा, किस क्रम में भारत आए थे यूरोपीय वो देख लिया हम लोगों ने। और हमें ये भी समझ में आया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जितनी भी यूरोपियन कंपनीज आई थी उनमें सबसे शक्तिशाली कंपनी थी। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे इस्टेब्लिश हुई वो देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हेडिंग है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल। ठीक है, देखिए ये दक्षिण भारत के पश्चिमी तट से भारत में प्रवेश किया था अंग्रेज़ों ने, लेकिन वहाँ पर मराठी बहुत शक्तिशाली थे, तो वहाँ पर ये अपने प्रभाव को स्थापित नहीं कर सकते थे। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको यहाँ पे प्रॉब्लम होती मराठों की वजह से। और इसके विपरीत बंगाल जो था उस वहाँ राजसत्ता कमज़ोर थी, तो राजसत्ता कमज़ोर होने की वजह से वहाँ प्रभुत्व स्थापना भी आसान हो जाती है। अब इसके साथ साथ एक अच्छी चीज़ ये थी कि बंगाल जो था वो बहुत ही समृद्ध प्रांत था। जितने भी मुगल साम्राज्य के प्रांत थे उनमें सबसे समृद्ध बंगाल था। भौगोलिक अवस्थिति इसकी ऐसी थी जिसकी वजह से वो आर्थिक रूप से भी संपन्न था। ठीक है, तो ये सारे जो प्लस पॉइंट थे बंगाल को लेकर के, इनका फ़ायदा उठाया अंग्रेज़ों ने। अब बंगाल की स्थिति क्या थी ये देखते हैं। मुर्शिद कुली खान 1700 से 1727 तक ये वहाँ पर थे। 1700 यानी कि 1700 में उनको दीवान बनाया था औरंगजेब ने, और 1717 में फर्रुख सियर ने उन्हें सूबेदार बनाया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, सूबेदार बनने के बाद इन्होंने ढाका के स्थान पर मकसूदाबाद को बनाया राजधानी, और उसका नाम रख दिया मुर्शिदाबाद। बंगाल के स्वतंत्र राज्य की स्थापना भी मुर्शिद कुली खान ने की थी। 1707 में हो गई औरंगजेब की मृत्यु, और उसके बाद इन्हें प्रेरणा मिली कि बंगाल को स्वतंत्र कराया जा सकता है, तो इन्होंने स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना की। ठीक है, बंगाल में इन्होंने जागीरें प्रारंभ की, खालसा भूमि पर सरकार का अधिकार कायम किया, भू राजस्व का भी निर्धारण किया। 1727 में मुर्शिद कुली खान की डेथ हो गई। अब इनके बाद इनके जो दामाद थे शुजाउद्दीन, वो बंगाल के नवाब बने। बहुत समय तक ये भी बंगाल के नवाब नहीं रहे। 1739 में इनकी डेथ हो गई, और उसके बाद उनके पुत्र सरफराज खान बंगाल के नवाब बने। लेकिन बहुत टाइम तक इनका जो शासनकाल था वो चला नहीं। नाम के लिए बंगाल के नवाब थे वो। अलीवर्दी खान ये मुग़ल सम्राट के अधीन बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन तीनों के सूबेदार बन गए। चूँकि इन्हें मुग़ल सम्राट ने सूबेदार नियुक्त किया था, तो इसलिए इनके पास अधिकार भी ज़्यादा थे। तो सरफराज खान का जो टाइम पीरियड था वो बहुत लंबा नहीं चल सका। ठीक है, अब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो अलीवर्दी खान के बारे में पूछी जाती हैं कि कौन सा बंगाल का सूबेदार था जिसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की। तो इन्होंने थोड़ा चालाकी से ये सूबेदार पद हासिल किया था। मसनद व्यवस्था चलती थी, उसके तहत इन्होंने सूबेदारी हासिल की थी बंगाल की। अब यूरोपियों की तुलना इन्होंने मधुमक्खियों से की, और कुछ सेंटेंस था इनका कि अगर इन्हें छोड़ दिया जाए तो ये हमें शहद देंगे, और अगर छेड़ दिया जाए तो काट काट कर खा डालेंगे। कुछ इस तरह की बात की थी। और उन्होंने सिराजुद्दौला को भी सलाह दी थी कि वे कभी भी अंग्रेज़ों पर विश्वास ना करें और अंग्रेज़ों को मौका मिलते ही बंगाल से निकाल दें। तो ये सलाह थी उनकी सिराजुद्दौला के लिए। मराठों से बहुत चिंतित रहते थे, क्योंकि मराठी कंटिन्यूसली चौथ वसूलने के लिए हर एक प्रांत में आक्रमण कर रहे थे। फाइनली 12 लाख रुपए प्रतिवर्ष चौथ देना स्वीकार भी किया इन्होंने। उड़ीसा के एक भाग का भी राजस्व सौंप दिया था इन्होंने मराठों को। तो ये कुछ बातें थी अलीवर्दी खान के बारे में। अच्छा, इनकी एक भी पुत्र नहीं थे अलीवर्दी खान के, सिर्फ पुत्रियां थीं, और तीनों पुत्रियों की शादी अलग अलग हुई थी। तो इनकी पुत्री जो पटना के नवाब थे उनसे शादी हुई थी। उनका एक पुत्र था सिराजुद्दौला, उसे वो बहुत पसंद करते थे, और उसे ही सिराजुद्दौला को ही उत्तराधिकारी घोषित किया था अलीवर्दी खान ने। ये सब बातें मैंने यहाँ लिखी नहीं है, क्योंकि हर जगह बहुत ज़रूरी नहीं है कि इसको लिखना। आप इस लेक्चर को बार बार सुन लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा कनेक्शन याद रहेगा कि क्या कनेक्शंस थे। तो सिराजुद्दौला इनका नवासा था, इनकी पुत्री का पुत्र। ठीक है, और घसीटी बेगम भी इनकी पुत्री थी, सबसे बड़ी पुत्री वही थी, और उनके कोई पुत्र नहीं था घसीटी बेगम के। तो वो सिराज से दुश्मनी मानती थी। ये आप आगे देखेंगे कि विरोधी जो गुट था सिराजुद्दौला का, उस विरोधी गुट में घसीटी बेगम भी शामिल थी। अब अलीवर्दी खान ने इन्हें उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन उसके बाद भी शौकत जंग जो पूर्णिया के नवाब थे,
ये भी इनकी पुत्री के ही पुत्र थे, पूर्णिया के नवाब थे। उनके साथ संघर्ष शुरू हो गया। अब सिराजुद्दौला ने संघर्ष में ये शौकत जंग को तो हरा दिया, इसने तो शांतिपूर्ण तरीके से अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन अंग्रेज़ों के साथ भी संघर्ष शुरू हो गया था सिराज का, जो कि एक महत्वपूर्ण बात थी, चिंताजनक बात थी दरअसल। अब सिराज के विरोधियों को देख लेते हैं। घसीटी बेगम सिराज की मौसी थी, शौकत जंग पूर्णिया के नवाब थे, मीर जाफ़र इनके सेनापति थे, राय दुर्लभ या राजवल्लभ, इनको दोनों में से कई जगह अलग अलग नाम मिलते हैं, इसलिए मैंने दोनों लिख दिए हैं। जगत चंद, अमीचंद, जगत सेठ, अमीचंद, ये सारे लोग थे जो इनके विरोधी थे। ये सब आसपास के ही लोग थे, इसलिए बोलते हैं कि ये आंतरिक कुचक्र था। ठीक है, ये सारे लोग मिल करके सिराज के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे और इस षड्यंत्र का फ़ायदा उठाया अंग्रेज़ों ने। ठीक है, और इसी फ़ायदा उठाने की वजह से अंग्रेज़ों ने अपना प्रभुत्व बंगाल में स्थापित कर पाए। नवाब की अनुमति के बिना अंग्रेज़ों ने कलकत्ता कोठी की किलेबंदी शुरू कर दी, तो सिराज को काफ़ी बुरा लगा इसका, और वो सैनिक अभियान करके उन्होंने कासिम बाज़ार की जो फैक्ट्री थी उस पर कब्ज़ा कर लिया। ठीक है, और कलकत्ता किले को भी घेर लिया। 17 जून की बात है, 17 जून 1756। तो इन्होंने कलकत्ता को भी घेर लिया। अब कलकत्ता में जो लोग थे, अंग्रेज़ गवर्नर एक रोज़र ड्रेक था, ये जो इंग्लिश लोग थे उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो रोज़र ड्रेक ने कुछ व्यापारियों, महिलाओं और बच्चों को लिया अपने साथ, और हुगली नदी के निचले भाग में एक ज्वार द्वीप था, ज्वार ग्रसित द्वीप था फुल्टा, उस फुल्टा द्वीप पर वो चला गया, वहाँ पर शरण ली उसने। और ये अपनी जो कलकत्ता था उसका नाम इन्होंने अली नगर रखा, और माणिक चंद उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया और उसको सौंप कर कलकत्ता ये चले गए। ठीक है, ये शायद मैंने मिस कर दिया, यहाँ लिखा नहीं है। माणिक चंद्र के हाथों में सौंप कर ये गए थे इसको, अलीनगर को, अलीनगर यानी कलकत्ता को। ठीक है, मुर्शिदाबाद वापस चले गए थे वो। तो इतना देखा हमने। उसके बाद एक घटना बहुत महत्वपूर्ण है जो सिराज के काल की है। 20 जून 1756 की घटना है, इसे कालकोठरी घटना या ब्लैक होल दुर्घटना कहते हैं। अब इस दुर्घटना के बारे में हॉलवेल ने जिक्र किया है। अब देखिए, बहुत कॉन्सेप्शन जो है अलग अलग हैं, लोगों की बहुत मतभेद हैं इतिहासकारों में कि ये घटना एक्चुअल में हुई भी थी या नहीं हुई थी, लेकिन जिक्र मिलता है इसलिए हमें इसे पढ़ना है। कि डेट पूछी जाती है इसकी, और कुछ और दूसरे फैक्चुअल डिटेल्स पूछी जाती हैं, तो देख लेते हैं। 18 फीट लंबा और 14 फीट 10 इंच के लगभग चौड़ाई एक रूम की थी, कोठरी की। उस कोठरी में 146 अंग्रेज़ों को बंद कर दिया गया था, और उसमें इतना सफोकेशन हो गया था कि लोग मर गए उसमें। ठीक है, तो 23 लोग जिंदा बचे थे ऐसा माना जाता है, और उन 23 लोगों में ये जेड हॉलवेल भी थे जिन्होंने इस घटना के बारे में जिक्र किया है। तो क्योंकि जेड हॉलवेल जीवित व्यक्ति थे उन 146 अंग्रेज़ों में से जो उस काल कोठरी में बंद किए गए थे, तो इनका नाम इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कौन बचा था उनमें से। हालांकि बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन हैं, एग्जैक्ट तो नहीं कहा जा सकता कि घटना हुई थी कि नहीं हुई थी। ठीक है, ये घटना अंग्रेज़ों के फेवर की है, इसलिए उन्होंने इसका जिक्र किया है। इसके बाद क्या हुआ, कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए एक थल सेना जिसमें कर्नल क्लाइव और मेजर किलपैट्रिक थे, इन दोनों के नेतृत्व में एक थल सेना भेजी गई। जल सेना एडमिरल वॉटसन के नेतृत्व में भेजी गई, और इन लोगों ने क्या किया, फुल्टा द्वीप पर जो शरणार्थी थे उन शरणार्थियों को मुक्त करा लिया। ठीक है, फुल्टा द्वीप के शरणार्थियों को इन लोगों ने मुक्त करा लिया, और क्या किया, माणिक चंद्र को घूस देकर, ब्राइब तो देखो हर टाइम पे चलती थी तो माणिक चंद्र को घूस देकर उन्होंने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया। अब सिराज को बाध्य किया एक संधि के लिए, जो संधि हुई उसका नाम था अलीनगर की संधि। अब इस अलीनगर की संधि पे जो चीज़ें थी, कौन कौन सी मतलब शर्तें रखी उन्होंने, देख लेते हैं। जो शर्तें थी उसमें एक पहली बात अलीनगर की संधि में ये थी कि दस्तक का प्रयोग जारी रखा जाए। ठीक है, दस्तक मतलब जो फ्री ट्रेड था इन लोगों का, कोई कर ना वसूला जाए, तो फ्री ट्रेड जारी रखा गया, दस्तक प्रथा जारी रखी गई। और एक और इन्होंने अनुमति ली कि कलकत्ता में अपनी आबादी की किलेबंदी कर सकते हैं अंग्रेज। ठीक है, तो ये एक अनुमति मिली, और साथ ही साथ में एक और अनुमति ली कि अपने सिक्के भी ये ढाल सकते हैं। तो अलीनगर की संधि जो थी ये अंग्रेज़ों की फेवर की संधि थी, लेकिन इसके बाद भी आप जानते हैं कि यहीं पर इनका जो लालच थमा नहीं था। इसके बाद इन्होंने प्लासी का युद्ध था उसका पूरा बैकग्राउंड रच दिया था। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट जो है हम प्लासी का जो युद्ध है इसको बाद में पढ़ेंगे। और जितनी भी ये फैक्चुअल डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं, जो थोड़ी स्टोरी है, कुछ फैक्ट्स यहाँ पे मैंने लिखे नहीं हैं पर बोले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार सुनिएगा जिससे आपको ये सारे फैक्ट्स तैयार हो जाएं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।